हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? सो लास्ट लेक्चर में हमने एथिक्स कवर कर लिया है। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज मोरल इश्यूज इन बिजनेस। सो वेलकम टू राइटेड। आप में से जो भी नए हैं, यू गाइस कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल राइटेड रेग। यहाँ पे सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं। अगर आपको कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन या फिर इन जनरल भी कोई हेल्प चाहिए आरबीआई प्रिपरेशन, नबार्ड प्रिपरेशन से रिलेटेड, सो यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर 8083317029. This is my number. I'll be personally responding on this number. Okay. So now without wasting a lot of time, let's begin the chapter moral issues in business. ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। बहुत छोटा चैप्टर है, 12 पन्ने का है। इट कैन बी इजीली कवर्ड अप। ठीक है, देखो क्या है मोरल इशू बिजनेस में। तो मतलब कहने का मतलब क्या है ना कि कई बार क्या है, जब आप बिजनेस कर रहे हो, जब आप काम कर रहे हो, जब आपको डिसीजन लेने हैं, ठीक है, तो आप अक्सर होता है कि आप ऐसे एथिकल डायलेमा में फंस जाते हो जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि दूसरों के इंटरेस्ट, राइट्स, वेल बीइंग ऑफ द स्टेक होल्डर्स, है ना, जैसे एम्प्लॉयज है, कस्टमर्स, इन सब के, है ना, इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको ऐसा भी लगता है इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे अराइज होते हैं जो ऑनेस्टी, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी जैसी चीजों से भी जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि जितने भी बिजनेस है वो सिर्फ और सिर्फ कोई एक बॉडी, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये अपने आप में एक ऐसी बॉडी, ये अपने आप में एक ऐसी इंटाइटलमेंट है, एक ऐसी एंटिटी है जो पूरी की पूरी सोसाइटी से जुड़ी हुई, ठीक है, पूरी कम्युनिटी के लिए काम कर रही है। ठीक है, और इसीलिए है ना कि इसलिए मतलब इनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप बिजनेस करो, प्रॉफिट कमाओ, बट है ना, जो आपके प्रॉफिट कमाने का तरीका हो वो एथिकल होना चाहिए। ठीक है, दिस इज समथिंग जो कि सोसाइटी एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, अब ये मोरल इशू अराइज कब होता है? मोरल इशू तब अराइज होता है जब ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके दे आर फेसिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देयर इकोनॉमिक गोल्स एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। है ना, मुझे इतना कमाना है, बट साथ में ये एथिकल चीजें, एथिकल इश्यूज भी आ रही हैं। ठीक है, तो जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट घटाने के लिए आपने क्या किया, गुड क्वालिटी, जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है उसको कम कर दिया। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के चक्कर में भी आपने क्या किया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो आपने खो दिया। लॉन्ग टर्म में भी आपके लिए प्रॉब्लम होने लगता है। ठीक है, तो मॉडर्न बिजनेस में ये जो चीज़ें हैं, जो इन्वायरमेंट है, वो बहुत सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट होता है। ग्लोबलाइजेशन है, टेक्नोलॉजी है, एडवांसमेंट है, मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात हो रही है, कंपटीशन है, और ऑर्गेनाइजेशन में इस इन सारी चीज़ों की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है काफ़ी, मतलब अक्सर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते रहते हैं, कंप्लायंस को लेके, फाइनेंस को लेके, एचआर मैनेजमेंट को लेके, मार्केटिंग को लेके। ठीक है, और यही चीज़ कैसे हमें मैनेज करना है, क्या होता है, वही चीज़ आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो कंप्लायंस में एथिक्स का रोल क्या है और क्या है ये। ठीक है, तो देखो, कंप्लायंस में जब हम बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट लीगल रिक्वायरमेंट्स, इजंट इट? तो वो कह रहा है कि अडहेरेंस टू लीगल रिक्वायरमेंट, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स और ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी और प्रोफेशनल गाइडलाइंस। तो जब भी आप बिजनेस करो, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप सारे डिसीजन लो। ठीक है, तो जो भी कंप्लायंसेस है वो बनाए जाते हैं इसीलिए है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऐसे ऑपरेट करे कि वो लॉ के बाउंड्री में, कानून के दायरे में रह के, है ना, आप अपने सारे डिसीजंस लो। ठीक है, तो डिसीजन लो भी, और साथ ही साथ इस बात को भी इंश्योर करो कि जो आपके स्टेक होल्डर्स है, जिसका इम्पैक्ट पड़ना है इसके ऊपर, उनको नुकसान भी ना हो। तो इसीलिए एथिकल कंप्लायंस जो है सिर्फ और सिर्फ लीगल ओबीडियंस के ऊपर नहीं है, ये जो है एक रिस्पॉन्सिबल और ट्रांसपेरेंट सिस्टम की बात करता है। ठीक है, अब कंप्लायंसेस में क्या क्या चीजें आती हैं? लेबर लॉ, ठीक है, एनवायरमेंट से रिलेटेड रेगुलेशंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, है ना, टैक्सेशन रूल्स, सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, और जो भी इंडस्ट्री है उसके स्पेसिफिक जो गाइडलाइंस है, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो ये जो कंप्लायंस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन को लीगल पेनल्टी और रेपुटेशनल डैमेज से बचाने के लिए। ठीक है, आप प्रॉपर कंप्लायंसेस फॉलो कर रहे हैं तो आप इन सारी चीज़ों से बचे रहोगे। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा कि जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस जो है आपके ऊपर बढ़ेगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट, है ना। एक आप जो भी डिसीजन ले रहे हो उसमें अकाउंटेबल हो। ठीक है, तो इससे आप मतलब किसी भी तरह के करप्शन, फ्रॉड या स्कैम से बचे रहते हो, ना आप सिर्फ खुद, बल्कि आपके सामने जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी इन सारी चीज़ों से बचे रहते हैं। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो है इस तरह के स्ट्रॉन्ग कंप्लायंसेस जो है फ्रेमवर्क बना के रखता है, तो उनके लिए आसान है जो भी ऑपरेशनल रिस्क आते हैं उनको मैनेज करना। उनके पास पता है, उनके पास टूल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करना आसान हो जाता है। ठीक है, चलो, अब क्या मेजर इश्यूज आते हैं कंप्लायंस में?
ठीक है, मेजर एथिकल इश्यूज इन कंप्लायंस, ठीक है, वायलेशन ऑफ लेबर लॉ सच एज डिनायल ऑफ फेयर वेजेस एंड सेफ वर्किंग कंडीशन, ठीक है, पैसे बचाने के लिए। एनवायरमेंटल वायलेशन है ना, इंडस्ट्रियल वेस्ट को प्रॉपर डिस्पोज ना करना, टैक्स इवेजन, टैक्स चोरी कर लेते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग करना, और साथ ही साथ है ना, जो 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 भी स्टैट्यूटरी डिस्क्लोजर्स हैं उसको मैनिपुलेट करके अपना फायदा उठाना। अब यही सारी चीजें जब फेल होती हैं, जब कंप्लाई नहीं होती हैं, तो फिर लीगल रिक्वायरमेंट्स की है ना और पेनाल्टी जैसी चीजें जो है वो फेस करना पड़ता है कंपनीज को। नॉन कंप्लायंस के कॉजेज क्या हैं, क्यों लोग कंप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखो, पहला चीज हो सकता है कि इंसान के अंदर लैक ऑफ अवेयरनेस है लीगल ऑब्लिगेशंस का, या फिर उनका इंटरनल मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत कमजोर है, ठीक है, या फिर ऑपरेशनल कॉस्ट घटाने का उनके ऊपर प्रेशर है, या फिर लीडरशिप ही बहुत अनएथिकल है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है जानबूझ के डिलिबरेटली जो है कंप्लायंस से रिलेटेड चीजों को कई बार इग्नोर कर देती है, ठीक है। और इन्हीं सारी चीजों को एड्रेस करने के लिए व्हाट वी नीड वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म, ठीक है। अब कैसे हम एथिकल कंप्लायंसेस को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। देखो, सीधी बात है, आप डेडिकेटेड कंप्लायंस डिपार्टमेंट सेटअप करो, पहला चीज तो यही है कि एस्टेब्लिश अ डेडिकेटेड कंप्लायंस डिपार्टमेंट। दूसरा, पीरियोडिक इंटरनल ऑडिट्स कंडक्ट करते रहो, ठीक है। तीसरी चीज, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म लेके आओ कि कोई अगर ऐसी कोई भी चीज को सामने लेके आता है तो प्रोटेक्टेड रहना चाहिए उस इंसान की प्राइवेसी और उसके ऊपर किसी भी तरह का हार्म ना हो, ठीक है। चौथा, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दो एम्प्लॉयज को लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, उनका जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये जो ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग सिस्टम और स्ट्रिक्ट जो जो चीजें हैं, ये सब करने से क्या होता है कि है ना, आप जो है एथिकल कंप्लायंसेस को प्रमोट कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एथिक्स इन फाइनेंस। तो जनरली क्या है, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में कैसे हम एथिकल मोरल प्रिंसिपल्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई चीज़ रिपोर्ट कर रहे हैं या फिर रिसोर्स को जो मैनेज कर रहे हैं, इन सब चीज़ों में भी, ठीक है। बिकॉज़ देखो, किसी भी कंपनी को चलाने में खास करके जैसे कि इन्वेस्टर्स हैं, जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, इन सब में फाइनेंस इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो उससे रिलेटेड अगर क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो इट इज़ अ प्रॉब्लम। और इसीलिए एक्यूरेसी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए, है ना, ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी को, क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फाइनेंशियल जो एथिक्स है वो प्रॉपर तरीके से फॉलो किए जाए, ठीक है, ताकि प्रॉपर इंफॉर्मेशन रहे सारे के सारे स्टेक होल्डर्स के पास और इससे किसी भी तरह का मिसकम्युनिकेशन या डिसबिलीफ पैदा ना हो। क्या इंपॉर्टेंस है, देखो, पहली चीज तो वही है, ट्रांसपेरेंसी इन अकाउंटिंग पार्टीज प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो प्लस जब आप ट्रांसपेरेंट होंगे तो दूसरा फायदा क्या होगा कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड है। तो जो भी आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हो, अगर आप एक्यूरेट रख रहे हो, उसमें किसी भी तरह का हेरा फेरी नहीं हो रहा है, तो जितने भी इन्वेस्टर हैं उनका कॉन्फिडेंस जो है आपके ऊपर बढ़ेगा और इसीलिए आपका जो है, जो दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जैसे बैंक और जो भी अदर बॉडीज हैं, उनके थ्रू उनके साथ भी आपका रिलेशनशिप एनहांस होगा, ठीक है। साथ ही साथ जब आप एथिकली काफ़ी हाई हो, मोरली काफ़ी स्ट्रांग हो इन द फाइनेंसिस टर्म्स, तो फ्रॉड के चांसेस भी कम हो जाते हैं, है ना, स्कैम्स वगैरह नहीं होंगे, बायजूस जैसे सिचुएशंस क्रिएट नहीं होंगे। फाइनेंस में मेजर एथिकल इश्यूज क्या आते हैं, पहला चीज कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट कर दिया, इनसाइडर ट्रेडिंग किया, टैक्स एवेजन किया, ब्राइबरी एंड करप्शन, है ना, पैसे का गलत यूज, है ना, और साथ ही साथ जो लॉस हो रहा है उसको छुपाया इन्वेस्टर से, है ना, नाउ यू गॉट द एग्जांपल। और साथ ही साथ जो ऑडिट हो रहा है वो भी आपका काफी मिसलीडिंग है, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि कॉर्पोरेट स्कैंडल, और जब कॉर्पोरेट स्कैंडल होगा और वो उजागर होगा तो रिजल्ट क्या होगा, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं अनएथिकल फाइनेंशियल प्रैक्टिस के, ठीक है। तो पहला चीज की पेनाल्टी लगेगा, है ना, या फिर उनके शेयर वैल्यू में डिक्लाइन होगा, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस ऑफ कोर्स कम होता है ना, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन का जो रेपुटेशन है वो भी कम होगा। तो मार्केट में जब आपका रेपुटेशन कम होगा तो जाहिर सी बात है आपके सेल्स और इन सारे नंबर्स पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनकी मोरालिटी भी बहुत हद तक कम होगी, ठीक है। तो कैसे इस चीज को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले चीज है, अकाउंटिंग सिस्टम शुड बी वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट, ये हमेशा जरूरी है, ठीक है। इंटरनल ऑडिट शुड बी वेरी स्ट्रांग, ठीक है। अच्छा, जो भी ऑडिटर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली सारा ऑडिटिंग का काम करे, किसी भी तरह का कोई भी उस पे उसके ऊपर इन्फ्लुएंस या फिर प्रेशर ना हो, और जो भी डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट तरीके से इंप्लीमेंट होने चाहिए, ठीक है। प्लस आप जो फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं उनको ट्रेन करें कि वो एथिकल डिसीजन ले, इससे फ़ायदा क्या होगा कि फर्दर और जो रिस्क होने वाले हैं वो कम हो जाएंगे।
नाउ नेक्स्ट थिंग इज एथिक्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जब भी हम एथिक्स की बात कर रहे हैं तो ये क्या बातें कर रहा है, फेयर, ट्रांसपेरेंट और रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट एम्प्लॉइज को, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो इसमें हम क्या क्या कोशिश करते हैं, जो भी एथिकल एचआर प्रैक्टिसेस है वहाँ सबसे पहला चीज़ तो यही आना चाहिए कि इक्वालिटी प्रिंसिपल, है ना, एम्प्लॉयज़ को डिग्निटी मिले, रिक्रूटमेंट में जस्टिस हो, नाना फूफा मामा के बेटे को लाने की जरूरत नहीं है, जो हकदार है जो काबिल है उसको लेके आओ, है ना। और सिलेक्शन प्रोसेस में भी होना चाहिए, ट्रेनिंग में, प्रमोशन में जो कंपनसेशन मिल रहा है और परफॉर्मेंस इवेल्युएशन जो हो रहा है, तो सारी चीज़ों पे प्रॉपर आप एथिकल तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से सारे डिसीजंस लेने चाहिए। तो जिन भी ऑर्गेनाइजेशंस में एथिकल एचआर पॉलिसीज हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे वर्क प्लेस इन्वायरमेंट इज़ वेरी वेरी सपोर्टिव या फिर पॉजिटिव, और जब ऐसा होता है तो एम्प्लॉयज़ का मोरल जो है वो हाई होता है, ठीक है। तो वो जो है अगर एम्प्लॉयज़ का मोरल हाई है, दे आर सेटिस्फाइड फ्रॉम देयर जॉब, तो प्लस पॉइंट एक और है ना, फ़ायदा ये है कि फिर वो जो है ड्रॉप आउट कह रहा है ना, टर्नओवर रेट जो है वो कम हो जाता है, और एम्प्लॉयज़ जो है वो इनिशिएटिव लेना और ओनरशिप जैसी चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। एथिकल प्रैक्टिसेस का क्या इंपॉर्टेंस है एचआर में, ठीक है। देखो, तो जो एचआर मैनेजमेंट में अगर आप एथिकल तरीके से सारे कामकाज कर रहे हो, तो सबसे पहला चीज़ कि आप अपने ही एम्प्लॉय के मोरल को काफ़ी हाई कर रहे हो, है ना। आप इंश्योर कर रहे हो कि सबको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। तो फ़ायदा क्या है, जैसे मैंने बताया कि एक ट्रस्ट डेवलप होता है एम्प्लॉइज़ जो है उनके अंदर, ठीक है, मैनेजमेंट को लेके कि हाँ भाई यहाँ ठीक है। प्लस एक और चीज़ कि जब इस तरह के डिफरेंसेस नहीं होंगे तो वर्क प्लेस पे जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट के पीछे अक्सर रीज़न होता है डिफरेंसेस, इनइक्वालिटी वाली चीज़। तो वर्क प्लेस वाला कॉन्फ्लिक्ट के जो केसेस हैं वो भी घट जाएँगे, ठीक है। तो ये एक और चीज़ कि जो इस तरह की जब चीज़ें होंगी तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका रेपुटेशन दैट विल आल्सो बी वेरी वेरी हाई, और अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन हाई है तो आपके सेल्स के जो नंबर्स हैं वो ऑटोमेटिकली हाई होते चले जाते हैं, ठीक है। सो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Anyways, does HR मैनेजमेंट फेसेस एनी एथिकल इश्यूज? यस दे डू, ठीक है। अक्सर उनके साथ ये होता है, ठीक है। मे भी हो सकता है कि जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, ठीक है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन से रिलेटेड या फिर एथनिसिटी से रिलेटेड, या फिर अनइक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, वर्क प्लेस हैरेसमेंट, एम्प्लॉय प्राइवेसी से रिलेटेड, है ना, प्रमोशन में दिक्कत, है ना, और अनसेफ वर्किंग कंडीशन, ये सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर ये इश्यूज आती रहती हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉय की क्या राइट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। देखो, एम्प्लॉय का सिंपल सी बात है कि दे हैव राइट टू फेयर वेजेस, है ना, सेफ वर्किंग कंडीशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम हैरेसमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये उनका अधिकार है, ठीक है। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एचआर को अपनी पॉलिसी ऐसी बनानी होगी जिसमें ये सारी चीजें इंश्योर की जाए कि ये जो राइट्स हैं, ठीक है, जो भी हमारे राइट्स हैं, दे आर एक्चुअली एक्टिंग अगेंस्ट द सिस्टम। तो दे आर फोर्सिंग द सिस्टम टू मेक इट हैपन कि हाँ आप इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसलिए नाउ एथिक्स को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम कैसे प्रमोट करें, हाउ कैन वी प्रमोट दिस थिंग, ठीक है। तो सबसे पहले चीज की सबसे पहला चीज कहाँ से स्टार्ट होता है, रिक्रूटमेंट से स्टार्ट होता है। तो लेट्स मेक इट हैपन कि आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो फेयर हो, ठीक है। दूसरा दूसरा दिक्कत होता है वंस रिक्रूटमेंट इज डन, अप्रेजल सिस्टम, कितने ट्रांसपेरेंट है आप उसमें, ठीक है। तीसरा, ग्रीवांस रिड्रेसल, कि अगर किसी की कुछ ग्रीवांसेस हैं तो किस हिसाब से उसको सॉल्व किया गया, ठीक है। चौथा, हैरेसमेंट से रिलेटेड पॉलिसी क्या है। पांचवा, कितनी डाइवर्सिटी है ऑर्गेनाइजेशन में, और है ना, क्या क्या इंक्लूजन प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। तो लीडरशिप जो है अगर वो कमिटेड है कि ये सारी चीज़ों में दे आर वेरी दे आर वेरी फेयर एंड दे आर वेरी एथिकल, तो वर्क प्लेस एनवायरनमेंट अपने आप जो है वो इन्हेंस हो जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग, एथिक्स इन मार्केटिंग। मार्केटिंग में कैसे यूज कर सकते हैं। देखो, मार्केटिंग में तो एथिकल होना बहुत ज़रूरी है। अभी के टाइम पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वो कह देंगे कि ये टोमेटो केचप है, और फिर नीचे लिख देंगे कि डजंट रिप्रेजेंट्स द ट्रू नेचर, छोटा सा जस्ट रिप्रेजेंट्स द, मतलब जो भी है, मतलब ये वो चीज़ है नहीं जो नाम लिखा हुआ है, बस एक नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ तो ऐसा लाइन लिखा रहता है। सो ऑफ कोर्स दिस इज नॉट एथिकल, एक छोटा सा कहीं साइड में लिख देना, ठीक है। तो प्रमोशन, प्राइसिंग, एडवर्टीजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, इन सारी चीज़ों में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है ऑनेस्ट रहो, है ना, और कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो, ठीक है। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दीजिए अपने प्रोडक्ट के बारे में, ना कि मिसलीडिंग और फॉल्स इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये आपके सेल्स में आता है ये चीज़, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये चीज़। देखो, इससे फायदा क्या होता है कि कंज्यूमर का ट्रस्ट जो है बढ़ता है और ब्रांड का रेपुटेशन बढ़ेगा।
तो अगर आप अपने प्रोडक्ट के लेट्स से कि कोई पैकेजिंग है और पैकेजिंग में ये साफ-साफ सारी चीज़ें बता रहे हो, तो लॉन्ग टर्म बिज़नेस जो है आपका बेहतर होगा ना। इन द रीसेंट पास्ट कुछ कंपनीज़ ऐसे आई भी हैं, आई वोंट टेक द नेम्स, बट आपने देखा होगा कि ऐसे वो सीधे-सीधे कहते हैं कि हाँ भाई हम ये चीज़ें हैं, हमारा ये चीज़ें हैं। साफ क्लियर क्लियर कट दे आर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग टू द कस्टमर्स। व्हाई सो? बिकॉज़ दे हैव अंडरस्टूड दिस थिंग, द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है? फाइनली इंडिया भी जाग रहा है, जो पहले यूरोप और इन सारी कंट्रीज़ में था। ठीक है? तो प्लस इसमें एक और चीज़ की कंपटीशन फेयर हो, है ना? साथ ही साथ सोशल वेलफेयर में आप थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा हो, आपका ये सारी चीज़ें जो भी प्रोडक्ट्स हैं सोशल वेलफेयर में कैसे कर सकते हैं? तो मान लो कि जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो या फिर जो आप सर्विस दे रहे हो या फिर जो भी चीज़ें हैं, वो जो है सोसाइटी को किसी तरीके से नुकसान ना पहुँचा रहा हो उस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है? बट येस द फैक्ट इज़ दैट कि मार्केटिंग में एथिकल इश्यूज़ हैं, ठीक है? अक्सर यहाँ पे देखा जाता है कि प्रॉफिट को प्रायोरिटी दिया जाता है रादर देन द कस्टमर्स, ठीक है? मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, फॉल्स प्रोडक्ट क्लेम्स, हिडन चार्जेस, प्राइसेस को मैनिपुलेट करना, अनसेफ प्रोडक्ट का सेल, वल्नरेबल जो कंज्यूमर ग्रुप्स हैं उनको टारगेट करना, है ना? और कंज्यूमर डेटा का मिसयूज करके बार-बार कॉल करके डेटा मैसेजेस भेज के परेशान करना, ये सब क्या है? एथिकल इश्यूज है मार्केट में, ठीक है? इससे होता क्या है कि हम एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब इरिटेट हो जाते हैं तो सीधे क्या करते हैं? हमें अगर लेना भी हो उस कंपनी का प्रोडक्ट तो हम लेने से अवॉइड करते हैं, इज़न्ट इट? तो कस्टमर के टुवर्ड्स एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मेक श्योर कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो या फिर जो सर्विस दे रहे हो दैट इज सेफ, है ना? आप मेक श्योर करो कि आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो दैट इज एक्यूरेट, है ना? आपका जो प्राइसिंग है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और जो भी कंज्यूमर प्राइवेसी से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो चीज़ को रिस्पेक्ट किया जाए, ठीक है? इससे फ़ायदा क्या होगा? लॉन्ग टर्म जो है एक जो रिलेशनशिप बनता है कस्टमर और जो आपका जो प्रोडक्ट है, जो जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच में, वो लॉन्ग टर्म एक रिलेशनशिप डेवलप होता है, ठीक है? हम कैसे जो है एथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर सकते हैं? तो ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं वो क्या करेंगे, है ना? अपना एडवर्टाइजमेंट का स्टैंडर्ड, है ना? प्रोडक्ट क्वालिटी टेस्टिंग, प्रॉपर क्यूसी, है ना? ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजी, कस्टमर डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड लॉज, इन सारी चीज़ों को करके जो है हम लोग एथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस का यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है बिजनेस में क्या यूज़ है, एथिकल प्रिंसिपल्स इन बिजनेस। हाँ, देखो, सीधी बात है, वो बेसिक सी चीज़ जिससे कि आप जो है ना, दैट इज़ गाइडिंग द बिहेवियर, डिसीजन एंड पॉलिसीज़ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो भी बिज़नेस आप कर रहे हो, वो आप ऐसे कर रहे हो कि वो रिस्पॉन्सिबल तरीके से, पूरे ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से सोसाइटी को फ़ायदा देते हुए कर रहे हो, ठीक है? तो इससे फ़ायदा क्या होता है, एक ट्रस्ट डेवलप होता है ऑर्गेनाइज़ेशन और उनके स्टेक होल्डर्स के बीच में, ठीक है? स्टेक होल्डर्स में एम्प्लॉइज़ आ सकते हैं, कस्टमर्स आ सकते हैं, शेयर होल्डर्स आ सकते हैं, सप्लायर्स, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है? सोसाइटी इटसेल्फ, ठीक है? तो देखो, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में एथिकल प्रिंसिपल सिर्फ़ और सिर्फ़ अवॉइडिंग इल्लीगल एक्टिविटीज़ तक लिमिटेड नहीं है। इनफैक्ट वो अगर आप देखो तो इसमें एक और चीज़ आता है कि वी नीड टू प्रमोट फेयरनेस इन एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस। दूसरी चीज़, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ऑनेस्ट रहो। तीसरी चीज़, गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंट रहो। चौथी चीज़, एनवायरनमेंट के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? पांचवी चीज़, लीडरशिप जो है वो अकाउंटेबल होनी चाहिए। और इसीलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बिजनेस में ये सारी चीज़ें फॉलो की जाए। अगर अगर नहीं किया जाएगा तो इन द लॉन्ग रन इट विल क्रिएट अ ह्यूज ह्यूज प्रॉब्लम, ठीक है? तो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एथिकल प्रिंसिपल्स को इंटीग्रेट करते हैं अपने डिसीजन मेकिंग और इन सारी चीज़ों में, तो फायदा यही होता है लॉन्ग टर्म में। हो सकता है कि अभी आपको प्रेजेंट टाइम पे आपको उसका फायदा ना दिख रहा हो, ना समझ में आ रहा हो, बट द फैक्ट इज दैट कि इन द लॉन्ग टर्म थिंग इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? नो, क्या है कोर एथिकल प्रिंसिपल्स जो बिजनेस को है ना गाइड करते हैं? तो पहला चीज, प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी। क्या है इंटेग्रिटी? ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं, इजंट इट? तो इट रेफर्स टू ऑनेस्टी एंड देन कंसिस्टेंसी इन एक्शंस, डिसीजंस एंड कम्युनिकेशन। आप साफ साफ सारी चीजें बताओ और आप ऑनेस्ट रहो अपने डिसीजंस में, आप ऑनेस्ट रहो अपने प्रोडक्ट्स को लेके, अपने सर्विसेज को लेके, ठीक है? इसमें करना क्या है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है और जो एम्प्लॉय है, दे मस्ट एक्ट ट्रूथफुली, और अपने बिजनेस में किसी भी तरह का धोखाधड़ी, इस तरह की चीजें ना करें, ठीक है? इंटीग्रिटी से फायदा ये होता है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो जो है आपके ऊपर अपना ट्रस्ट डेवलप करने लगते हैं, ठीक है? क्योंकि आपने ट्रांसपेरेंसी रखी हुई है ऑर्गेनाइजेशन में। फाइनेंस, जैसे मान लो एग्जांपल, एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और ट्रूथफुल एडवर्टाइजमेंट से क्या होता है, साफ-साफ दिख रहा है कि बिज़नेस जो है ना? एथिकल है, और इससे फ़ायदा क्या होगा कि
जनता का जो भरोसा है वो बढ़ेगा। देन द नेक्स्ट थिंग इज प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या? आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिली हैं उस चीज को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, है ना? जो भी आपको डिसीजंस लेने हैं, जो एक्शंस लेने हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उन सब के जिम्मेदार आप हो, आप उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। ठीक है। सो दे इंश्योर कि जो एम्प्लॉयज और जो मैनेजर्स हैं दे आर आंसरेबल फॉर द परफॉर्मेंस, जो भी आउटकम आ रहा है उसके लिए यही लोग आंसरेबल हो। ठीक है। अब अकाउंटेबिलिटी वाली जो चीज आती है तो सबसे बड़ा चीज क्या है कि डिसिप्लिन आता है, और जब डिसिप्लिन आएगा तो अथॉरिटी का मिस यूज नहीं होगा, है ना? पावर करप्ट एब्सोल्यूट, पावर करप्ट मोर। बट जब डिसिप्लिन आ जाता है उसी पावर के साथ, तो करप्शन के केसेस जो है, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी वाली जो चीजें हैं वो कम हो जाती हैं। ठीक है। कहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली चीजों में। ठीक है। जहाँ मैनेजमेंट जो है दे मस्ट जस्टिफाई डिसीजंस टू स्टेक होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स एंड रेगुलेटर्स। ठीक है, बहुत जरूरी चीज। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या? आप कितने ओपन हो, है ना? किस चीज में? कम्युनिकेशन में और इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने में। ठीक है। स्टेक होल्डर्स तो सारी जरूरी इंफॉर्मेशन बताने में। ठीक है। तो जो भी ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो क्लियर और एक्यूरेट डिटेल देते हैं अपनी पॉलिसी के बारे में, अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, रिस्क के बारे में, सारी चीजें साफ साफ बताते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। फेयरनेस की बात जो हम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? आप इम्पार्शियल हो, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के आप सारे डिसीजंस ले रहे हो और अपने स्टेक होल्डर्स को इस चीज में, है ना, इन्वॉल्व कर रहे हो, उसको उसका ध्यान रख रहे हो। ठीक है। तो क्या कर रहे हो आप? रिक्रूटमेंट में आप सबको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, प्रमोशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, है ना? चाहे वो कंपनसेशन हो या फिर रिसोर्सेज हो, इन सब में आप बिना किसी भेदभाव के जो रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉयज के बीच में प्रॉपर तरीके से कर रहे हो। ठीक है। इससे फायदा क्या होता है? एम्प्लॉयज का जो मोरल है वो हाई होता है और वर्क प्लेस की जो हार्मनी है वो बनी रहती है। ठीक है। 1 सेकेंड। नेक्स्ट थिंग इज प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर स्टेक होल्डर्स। देखो, कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो, बिना स्टेक होल्डर्स का बिजनेस कैसा, है ना? तो ऑर्गेनाइजेशन और स्टेक होल्डर के बीच में देयर शुड बी अ वेरी वेरी एथिकल व्हाट वी से बिहेवियर, एंड देयर शुड बी अ काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन बिटवीन देम। तो जो भी एथिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो जो है अपने, चाहे एम्प्लॉयज हो, कस्टमर्स हो, सप्लायर्स हो, इन्वेस्टर्स हो, कम्युनिटी हो, इन सब के डिग्निटी का ध्यान रखता है, उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखता है। ठीक है। तो उस चीज को आपस में कोऑपरेट करके एक दूसरे का, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और सेफ गार्ड करने की कोशिश करता है। इससे फायदा क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है लॉन्ग टर्म में ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज प्रिंसिपल ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है दे नीड टू रिकॉग्नाइज कि उनके ऑब्लिगेशंस क्या है सोसाइटी के प्रति। सिर्फ गंदा, सिर्फ धुआं छोड़ना जो है ना, वो ऑब्लिगेशन, वो चीज नहीं है, और भी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। अगर आप कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हो तो आप उसको बैलेंस करने के लिए, है ना, ग्रीन बेल्ट भी तो डेवलप कर सकते हो। समझ रहे हो? तो वो सोसाइटी और एनवायरनमेंट के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है। क्या ऐसी कोई कंपनी है? एनटीपीसी इज वन सच कंपनी इन इंडिया, है ना, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, वो ऐसा करती है। ठीक है। तो एथिकल बिजनेस हो गया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो प्रिंसिपल है वो इसमें आ गया। अपने जो धुआं जो निकलता है उसको बैलेंस आउट करने के लिए पेड़ लगाती है, जो राख जो निकलता है उससे रोड बनाने के काम करती है। तो वो सारी चीज़ें। ठीक है। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल रिसोर्स यूटिलाइजेशन के ऊपर यू नीड टू वर्क। ठीक है। चलो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड एथिक्स समझते हैं। ठीक है। क्या है इसमें? तो सबसे पहले चीज, वी नीड टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड एथिकल बिहेवियर। देखो, ऑर्गेनाइजेशन का जैसा स्ट्रक्चर होगा उस हिसाब से लोगों के अंदर जो जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग होंगे उनका एथिकल कंडक्ट होगा। बिकॉज कहीं ना कहीं वो चीज़ डिफाइन करती है जो अथॉरिटी रिलेशनशिप है, रिपोर्टिंग सिस्टम है, कम्युनिकेशन चैनल्स है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बांटा गया है, इन सारी चीज़ों को। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो कि प्रॉपर तरीके से डिजाइंड है तो वो क्या प्रमोट करती है? अकाउंटेबिलिटी प्रमोट करती है, रिसोर्स और अपॉर्चुनिटीज जो है, अनएथिकल चीजों के से रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटीज है उसको कम करती है। ठीक है। करप्शन, फेवरेटिज्म, इस तरह की चीजें कम होती हैं। ठीक है। अच्छा, अगर रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर वही हम क्लियरली डिफाइन कर दें तो फायदा क्या होता है कि एम्प्लॉय को पता है कि हाँ, व्हाट डू दे नीड टू एक्सपेक्ट एंड व्हाट ऑल थिंग्स दे नीड टू डू। ठीक है। तो वो चीज, साथ ही साथ अगर रिपोर्टिंग सिस्टम स्ट्रक्चर्ड है तो फिर ट्रांसपेरेंसी रहता है और इंटरनल कंट्रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर एंड एथिक्स। ठीक है। देखो,
अब सेंट्रलाइज वाले में क्या होता है कि सारी डिसीजन जो है आपकी हायर अथॉरिटी जो टॉप मैनेजमेंट है उनके पास रुका हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इस ये स्ट्रक्चर जो है, दिस स्ट्रक्चर हेल्प्स मेंटेन यूनिफॉर्म एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड स्ट्रिक्ट सुपरविजन। हर जगह एक जैसी चीजें अप्लाई हो रही है। बट कई बार क्या होता है कि कई कई बार ये होगा कि जो एम्प्लॉयज का जो पार्टिसिपेशन है डिसीजन मेकिंग में वो लिमिटेड हो सकता है। दूसरी चीज, डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर्स, ये जो है ना, इसमें होता क्या है कि आप डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट आपने पढ़ा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट एंड देन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सो दिस इज हाउ द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हमें कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट। वहीं सेम चीज अगर यहाँ पे हम लोएस्ट लेवल डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं कि हम जो है अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट में पावर को, अथॉरिटी को बांट दे रहे हैं। इससे फायदा क्या हो रहा है कि पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और ओपननेस होगी, ठीक है। एथिकल अवेयरनेस ज़्यादा होगा, लोग जो है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अक्सर जो है यही बैलेंस जो है लेने रखने की कोशिश करता है कि कितना कंट्रोल और कितना फ्लेक्सिबल होना है थ्रू दिस डिसेंट्रलाइजेशन इन द स्ट्रक्चर। अच्छा, क्या ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर एथिकल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने में क्या रोल प्ले करता है, ठीक है। देखो, द फैक्ट इज दैट कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर कई बार ऐसा होता है कि भले जो है स्ट्रक्चर डिजाइंड है, प्रॉपर तरीके से है, ठीक है, बट फिर भी देखने को मिलता है कि इट कैनॉट इंश्योर एथिकल बिहेवियर विदाउट सपोर्टिव कल्चरल वैल्यूज। अगर सारी चीजें आपने प्रॉपर स्ट्रक्चर रखा बट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है ना, जो कल्चरल वैल्यूज हैं वो अच्छे नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है, कोऑपरेशन नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग नहीं ले रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। व्हाट डू वी नीड, है ना, हमें जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा कल्चर चाहिए जो किसी भी तरह के अनएथिकल कंडक्ट को रोके, उसको डिस्करेज करे, उसको खत्म करने की कोशिश करे, ठीक है। वहीं अगर आप रिजिड हायरार्कियल एनवायरनमेंट है और वहां पे प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, तब भी वहां पे एथिकल रिपोर्टिंग इज अ प्रॉब्लम है। उसको पता है कि ये यहाँ पे कमी बताने जाऊंगा, क्या पता मुझे ही उल्टा लपेट दिया जाए, तो इससे बेहतर है बोलो ही नहीं। क्या लीडर्स कोई रोल प्ले करते हैं इस चीज में, रोल ऑफ लीडरशिप विद इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? देखो, वो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एथिकल स्टैंडर्ड को जब मेंटेन करने की बात आती है, बिकॉज मैनेजर जैसे एक्ट करेगा वैसे ही सबॉर्डिनेट के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। अगर मैनेजर एथिकल है तो फायदा ये होगा कि जो एम्प्लॉयज है उनके अंदर ट्रस्ट, टीम वर्क और रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग वाली चीज आएगी, ठीक है। लीडर अगर जितना ज्यादा फेयर होगा, जितना ट्रांसपेरेंट होगा, एथिक्स उतना ही फॉलो होगा, एंड वाइस वर्सा। अगर लीडर लीडर जो है जितना ही अनएथिकल होगा, जितना ही अनफेयर होगा, जितना ही ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी उसके साथ, उतनी ही प्रॉब्लम होगी, जस्ट उसका ऑपोजिट वाला बिहेवियर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एथिक्स को प्रमोट करने में कोई रोल प्ले करते हैं? तो देखो, ये किसी भी कंपनी में सबसे बड़ी जो गवर्निंग अथॉरिटी होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होती है। इनका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे मस्ट इंश्योर कि एथिकल फंक्शनिंग और अकाउंटेबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। ये जो है ना, ये लोग क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड साथ ही साथ एम्प्लॉयज, कस्टमर और रेगुलेटर्स और सोसाइटी के बीच में एक बैलेंस बनाने की करते हैं, ठीक है। तो वो जो है एक एथिकल डायरेक्शन सेट करते हैं, ठीक है, पॉलिसीज बनाते हैं, मैनेजमेंट साथ ही साथ मैनेजमेंट के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं, एंड देन सारे जो कंप्लायंस रिलेटेड काम है वो सारे ये देखते हैं, ठीक है। तो पहला काम पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड एथिकल ओवरसाइट, ठीक है। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी इनका जो है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि एथिकल पॉलिसीज बनाएं एंड देन, है ना, उस चीज को प्रॉपर तरीके से वो इम्प्लीमेंट हो, वो चीज देखना भी, ठीक है। तो ये जो पॉलिसीज जो बनते हैं, कंपनी की जो पॉलिसी होती है वो क्या है, वो साफ साफ उसमें ये क्लियर किया जाता है कि दीज आर द थिंग्स दैट आर एक्सेप्टेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर द थिंग्स दैट आर नॉट एक्सेप्टेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अपने गोल्स के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट या फिर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कुछ एथिकल बिहेवियर्स जो है वो डिफाइन कर रखे हैं, ठीक है। और वो चीज फॉलो होना चाहिए, ठीक है। तो वो यहाँ पे एक चीज हो गया। देन फाइनेंशियल इंटीग्रिटी को मॉनिटर करना। तो देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो चल रहा है, अगर वहां पे फाइनेंसेस में ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो प्रॉब्लम है, तो उनकी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि ट्रांसपेरेंट तरीके से फाइनेंसेस की रिपोर्टिंग हो, ठीक है। तो ऑडिट कमिटीज बनाए जाते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो है वो हैं, बोर्ड इन सब के थ्रू, इन रिपोर्ट्स के ऊपर कौन नजर बना के रखती है, बोर्ड, ठीक है। एंड देन किसी भी तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड या फिर फाइनेंशियल मैनिपुलेशन को रोकने की रोकते हैं वो लोग,
ठीक है? अच्छा, अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो तो भी बोर्ड जो है दे मेक श्योर कि हाँ मैनेजमेंट जो है कि जो भी डिसीजंस हैं वो पर्सनल बायस से ऊपर उठ के है ना कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं इसको फेवर करता हूँ तो इसके लिए मैं डिसीजन लूंगा, मैं इसको फेवर करता हूँ तो इसके लिए लूंगा। तो दिस इज ऑल्सो द टास्क, है ना, न्यूट्रल रह के आपको डिसीजंस लेने होंगे, बिकॉज ओवरऑल आपको सोचना किसके बारे में है? ओवरऑल आपको सोचना है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो यू विल हैव टू बी वेरी वेरी न्यूट्रल। उसके अलावा एथिकल कंप्लायंसेस, है ना, और रिस्क मैनेजमेंट का भी इनका रोल है। ठीक है, तो बोर्ड का काम क्या है? दे नीड टू आइडेंटिफाई द ऑल द पोटेंशियल एथिकल रिस्क, मे बी फ्रॉड से रिलेटेड, करप्शन से रिलेटेड, रेगुलेटरी वायलेशन, एनवायरमेंटल डैमेज से रिलेटेड, जो भी ऐसे दिक्कतें हैं उसको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, और उसके अलावा ये मेक श्योर करते हैं कि जो कंट्रोल्स हैं, जो कंप्लायंसेस हैं, वो प्रॉपर तरीके से इंश्योर की जा रही हैं। तो इनका काम ही यही है कि प्रॉपरली हमेशा मॉनिटर करना और इवैल्यूएट करना, जिससे कि जो इंस्टीट्यूशन है उसकी इंटीग्रिटी, उसका जो रिस्पेक्ट, उसका जो जो एक जो फ्रेमवर्क बना हुआ है वो सारी चीज़ें अलाइंड है विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन एथिकल प्रोग्राम्स? ठीक है, देखो एथिकल प्रोग्राम है क्या? सो एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है ना, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा डेवलप किया जाता है फॉर व्हाट? दे आर ट्राइंग टू प्रमोट एथिकल बिहेवियर, प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ मिसकंडक्ट एंड गाइड द एम्प्लॉयज इन सॉल्विंग एनी काइंड ऑफ एथिकल डिलेमा। ठीक है, तो डेली ऑपरेशंस हर रोज के कामकाज में इस चीज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि एक प्रॉपर एथिकल कल्चर डेवलप होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या इसके कंपोनेंट्स हैं? पहला है लीडरशिप कमिटमेंट। ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से तभी इंप्लीमेंट होगा जब टॉप मैनेजमेंट खुद इस चीज को सपोर्ट करे। अगर लीडरशिप खुद ही डिसऑनेस्ट हो या फिर कंप्लायंसेस वाली चीजों में बहुत ज्यादा एक्टिव ना हो तो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो जो भी लीडर्स हैं दे मस्ट डेमोन्स्ट्रेट इंटेग्रिटी। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा एथिकल पॉलिसीज रिटन फॉर्म में। ठीक है, फॉर्मल एथिकल गाइडलाइंस जो है होने चाहिए ताकि क्लैरिटी हो कि क्या एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, क्या जो है अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है। इससे फायदा क्या होगा? डिसीजन मेकिंग में किसी भी तरह की एम्बिग्विटी नहीं होगी, सब कुछ क्लियर होगा, क्लीन एंड क्लियर। ठीक है, देन एथिक्स ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस सब बहुत ज़रूरी है, हर ऑर्गेनाइजेशन में ये होना चाहिए। रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए ताकि एम्प्लॉयज़ को समझ में आए कि एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, और फिर है ना वर्क प्लेस पे जो उनका एथिकल डिलेमास होते हैं उसको वो सॉल्व कर सके बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, प्लस देयर शुड बी रिपोर्टिंग मैकेनिज्म। ऑर्गेनाइजेशन में अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है तो देयर शुड बी अ विसल ब्लोअर सिस्टम। ठीक है, वो बता सके बिना किसी डर, बिना किसी रिटेलिएशन के। ठीक है, इससे फायदा क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी जो है वो स्ट्रेंथन होती है। ठीक है, अच्छा, फिर एथिकल ऑडिट, ये क्या है भाई? फाइनेंसेस के ऑडिट्स तो होते हैं, ये एथिकल ऑडिट क्या है? तो एथिकल परफॉर्मेंस को आप आइडेंटिफाई करो, उसको इवेल्युएट करो। ठीक है, तो इससे हमारा क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं उनके अंदर उनकी जो एथिकल वैल्यूज हैं वो जो है इंटैक्ट रहती हैं, वो प्रोटेक्टेड भी रहती हैं। ठीक है, और अगर कोई अच्छा बिहेव कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। सो दे मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, जो प्रॉपर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो कर रहा है। ओके, नाउ व्हाट आर द कोड ऑफ एथिक्स? ठीक है, देखो ये एक फॉर्मल स्टेटमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज और उसके प्रिंसिपल्स का, जिसके थ्रू हम एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट दोनों के बिहेवियर को गाइड करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये शो करता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है कितना कमिटेड है फॉर एथिकल वैल्यूज लाइक इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, मोरालिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। इन सारी चीज़ों के लिए ऑर्गेनाइजेशन कितना डिवोटेड है, कितना कमिटेड है, वो यहाँ से इस फॉर्मल स्टेटमेंट से हमें पता चलता है। ठीक है, तो वो है, क्या है इसके की एलिमेंट्स? तो honesty in communication, avoidance of conflict of interest, protection of confidential information, compliance with law and regulation, respect for employees' right, environmental responsibility, and fair treatment of customers and suppliers. These are the things. ठीक है, क्या फंक्शन है इसके? देखो, एथिकल अवेयरनेस लेके आता है एम्प्लॉयज के अंदर। इससे फायदा क्या होगा? डिसीजन मेकिंग में जो भी एम्बिग्विटी होता है वो घटेगा। ठीक है, स्टेक होल्डर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बिकॉज आप दिखा रहे हो कि हाँ आप कमिटेड हो और आप रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस कर रहे हो। ठीक है, प्लस कॉर्पोरेट गवर्नेंस को सपोर्ट करता है, और इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको एक प्रॉपर स्टैंडर्ड सेट करता है, विच इज अ वेरी वेरी गुड साइन फॉर एनी ऑफ द
ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कोड ऑफ कंडक्ट। अक्सर आपने सुना होगा ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट है क्या? एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है जहां पे बताया जाता है कि दीज आर द बिहेवियर्स दैट आर एक्सेप्टेबल एंड दीज आर द बिहेवियर्स दैट आर नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में होता है, ठीक है। देखो, तो कोड ऑफ एथिक्स बताता है कि व्हाट वैल्यूज टू फॉलो, कोड ऑफ कंडक्ट बताता है कि कैसे उनको फॉलो करना है। कौन कौन से एरिया हम लोग कोड ऑफ कंडक्ट में कवर करते हैं? वर्क प्लेस का डिसिप्लिन को उसमें कवर करते हैं, आपके कम्युनिकेशन सिस्टम इज बीइंग कवर्ड, हैरेसमेंट और डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंशन, है ना, इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज और अनएथिकल प्रैक्टिसेस को का रिपोर्टिंग, है ना। मतलब आप समझ रहे हो, टॉर्च बियरर जो होते हैं, तो आप किस तरह, विसल ब्लोअर, टॉर्च बियरर कह रहा, माय बैड, तो जो विसल ब्लोअर होते हैं उनको रिपोर्टिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंस है कोड ऑफ कंडक्ट का, ठीक है। देखो, अगर कोड ऑफ कंडक्ट है तो एम्प्लॉइज को पता है कि मुझे किस तरीके से बिहेव, एनीवे सबको पता होता है, बट स्टिल देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट मस्ट बी प्रैक्टिस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अपने उनकी जो भी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको लेके किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। दे नो कि दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव टू फॉलो व्हाइल आई एम एट द वर्क प्लेस, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन बना रहता है, अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है एंड पीपल आर वेरी फेयर। तो यही सारी चीजें करके, है ना, और हमें ये भी उसमें ये हम बता देते हैं कि अगर आप फॉलो नहीं करोगे, अगर आप वायलेट करोगे, तो व्हाट ऑल कॉन्सिक्वेंसेज यू माइट फेस। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, मोरल एथिक्स इन बिजनेस। हमारे पास और 2 टॉपिक रह जाएंगे, उसके बाद जो है पूरा मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर and you guys can join our telegram channel, Writed Reg, and this is number I'm dropping again, 8083317029। यहाँ आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो कोई भी आपके पास इंक्वायरी है तो। ओके, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू अगेन।